दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक स्टोरी, एक कहानी जिसको लिखा था मुल्कराज आनंद ने। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, एक नाई की ट्रेड यूनियन। कहानी शुरू करते हैं, गौर से सुनना। मुल्कराज आनंद बताते हैं कि हमारे गांव में एक लड़का था, चंदू। चंदू नाम का लड़का था। उसने इंडिया की हिस्ट्री में अपना एक रोल प्ले किया था, लेकिन आज उसको उसके उस रोल के लिए पहचाना नहीं जाएगा। इवन वो खुद भी नहीं जानता कि उसने अनजाने में कितना बड़ा काम कर दिया था। वो बोलते हैं कि मैं उसे तब से जानता था जब वो अपने नंगे शरीर पर बस एक कपड़े का चिथड़ा पहनता था, मतलब लंगोट टाइप से। बचपन से जानता था मैं उसको। वो मुझसे 6 महीने बड़ा था और हमेशा आगे रहने का शौक रखता था। मैं उसे जीनियस मानता था। बहुत हिम्मत वाला था वो, इसलिए उसके पीछे पीछे चलता था। छोटी सी उम्र में उसके फादर ने उसको हजामत बनाने का काम सिखा दिया था, क्योंकि वो नाई के घर से था इसलिए। तो पढ़ाई तो ठीक ठाक नहीं कर पाया बेचारा, लेकिन जितना भी उसने पढ़ा था सब याद था उसको। और तो और वो स्कूल में फीस भी नहीं देता था, क्योंकि उसको फीस देनी ही नहीं पड़ती थी। उसको स्कॉलरशिप मिली हुई थी। इंटेलिजेंट लड़का था, मैंने आपको बताया स्कूल में। और मुझे नहीं मिली हुई थी तो मेरी माँ मुझ पर नाराज़ होती थी कि उसे मिल गई, तुझे नहीं मिली। वो मुझे हमेशा मना करती थी कि उसके साथ मत खेला कर, वो एक लो कास्ट से बिलोंग करता है, यानी एक नाई का बेटा है। लेकिन मुझे तो अपने रिचुअल से बड़ी नफरत होती थी। मेरी माँ हर सुबह मेरे माथे पर एक तिलक लगा देती थी। एक जनेऊ जनेऊ पहनना पड़ता था मुझे। मुझे बहुत गुस्सा आता था इन सब ट्रेडिशनल टाइप के कपड़े पहनने से, ये पगड़ियाँ पहनने से। लेकिन चंदू पर कोई भी रोक टोक नहीं थी। वो जैसा चाहे जो चाहे वो पहन सकता था। और जब उसके फादर की डेथ हो गई, एक दिन उसके फादर की डेथ हो गई, तो उसके बाद उसे और आज़ादी मिल गई कि जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था। तो मुझे उससे जलन होती थी। अब वो पढ़ता तो था नहीं, घर घर जाकर नाई का काम करता था। हफ्ते में न जाने कितनी बार तो उसके शहर के चक्कर लगते थे। एक ऑटो वाला था हमारे यहाँ पर, उसके पीछे लटक के चला जाता था। क्या जिंदगी थी उसकी भी, ना मास्टरों का डर, ना पढ़ने की झंझट। आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जीता था। तो इसलिए मुझे उससे जलन होती थी। लेकिन वो जब भी कभी शहर से आता था, मेरे लिए कुछ ना कुछ लाता था। कभी पेन लेके आता था, कभी कंघी लेकर आता था। और शहर में रहने वालों की लाइफस्टाइल से वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था दोस्तों, कि खुद भी उनकी तरह रहना शुरू कर दिया था उसने। वो उनकी तरह बनना चाहता था। लेकिन उसकी सारी कमाई तो उसकी माँ रख लेती थी। वो अपने एक घड़े में छुपा के रखती थी उसकी सारी कमाई। उसने एक दो बार व्यक्त भी किया था कि मैं चोरी कर लूँ उस कमाई को, क्योंकि वो शहर वालों की तरह अच्छे अच्छे कपड़े खरीदना चाहता था। उसे लगभग अपनी सारी इच्छाएं पूरी करनी थी। वो मुझसे पूछता था, क्या मस्त लगूंगा ना मैं, ऐसे कपड़े पहनूंगा, ऐसे चमड़े का बैग रखूंगा, ऐसे बूट पहनूंगा, कैसा लगूंगा। अब यहां पर मुल्कराज आनंद बताते हैं कि एक दिन तो मैं हैरान हो गया। चंदू ने वो सारे कपड़े खरीद लिए जो वो चाहता था। उसके पास में एक बैग था, चमड़े का थैला था, और डॉक्टर के कपड़े पहने हुए थे जिसकी वो बात करता था हमेशा। पैरों में बूट पहने हुए थे, मुझे दिखाने आया था, देख मैं कैसा लग रहा हूं। वो मुझे बोला कि अब यही पहनकर गांव वालों के बाल काटूंगा, तू देखना। वो गया गांव के जमींदार के घर पर हजामत बनाने। अब गांव के जमींदार की हजामत बनाता था वो। मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। लेकिन जब जमींदार के घर पहुंचा तो जमींदार का बेटा चंदू को देखकर चीख पड़ा खुशी से, चंदू नाई आ गया, चंदू नाई आ गया। तभी जमींदार चिल्लाता हुआ बाहर आया, राम राम राम। जनेऊ पर हाथ लगाकर उसने कहा, सुअर के बच्चे। वो चंदू को बोल रहा था, चमड़े का थैला लेकर आ गया तू मेरे घर में, और ये कोट, ये जूते पता नहीं किन जानवरों की चमड़ी से बने हुए हैं। बाहर निकल, राक्षस कहीं के, बाहर निकल। तू मेरा सारा धर्म भ्रष्ट कर देगा। बाप के मरने के बाद किसी का डर नहीं है क्या तेरे को? चंदू बोला, आखिर क्या बुराई है इन कपड़ों में जमींदार साहब? जमींदार ने उसे फिर से गाली दी कि सुअर के बच्चे, जाकर वो पहन जिसके तू लायक है। चंदू का दिल बैठ गया। इतनी बड़ी बेइज्जती मेरे सामने उसकी कभी नहीं हुई थी। जब वो घर लौट रहा था तो रास्ते में साहूकार भी उस पर चिल्लाया, क्यों बे छोटे सुअर, तुझे तेरी बूढ़ी मां की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, और तू है कि ये क्या बनकर घूम रहा है? अगर तू ये पहनकर मेरे घर आया ना तो याद रखना, मैं अपने बालों को तुझे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। वो साहूकार उससे बोला। 2 बार एक ही दिन में बेइज्जती हो गई। फिर आगे एक पंडित मिला, उसने भी इसकी बेइज्जती कर डाली। वो तो बेचारा वहां से भाग गया, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए। लोग मुझे समझाने लगे कि ऐसा लड़का जिसे भगवान ने इतना नीचे गिरा दिया, तू उस लड़के के साथ में क्यों रहता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों बोल रहे हैं कि भगवान ने उसे नीचे गिरा दिया। शायद वो उसकी कास्ट के लिए बोल रहे थे। अब उस वक्त मेरे स्कूल जाने का टाइम हो गया था, तो मेरी माँ ने मुझे बुला लिया।
मैं गया, वो मुझे लेक्चर देने लगी। देख लिया ना क्या हाल हुआ उस लड़के का, मत रहा कर, मैंने कहा था ना उस लड़के के साथ में मत रहा कर तू। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे चंदू अब कुछ करने वाला है, कुछ बहुत बड़ा, क्योंकि उसकी बेइज्जती हो गई थी। मैं जब उसके घर गया तो उसकी झगड़ालू माँ मिली, जो मुझसे कभी कुछ नहीं बोलती थी, बड़े प्यार से बात करती थी। लेकिन वो उस दिन मुझसे बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया तो आफत आ जाएगी। मैंने बस इतना पूछा उनसे, चंदू कहाँ है? वो बोली, मुझे नहीं पता, शहर की तरफ गया है। पता नहीं अब इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है। उसकी माँ ने कहा कि पता नहीं अब ये क्या करने वाला है। वो बस इतना बोली कि इतने साल तक इसके पिता ने घिस घिस कर जिन लोगों की सेवा की, उन लोगों को इसने नाराज कर दिया। आखिर वो बेचारा बच्चा ही तो है। वो इतना बोली। तभी उस दोपहर चंदू ने मुझे सीटी मारकर आवाज दी, मतलब अपनी तरफ बुलाया, जो हमारा कोड वर्ड था एक दूसरे को बुलाने का। मेरी चंदू से मुलाकात हुई, लेकिन उसने जो कपड़े पहने हुए थे जिसके लिए उसे डांट पड़ी थी, उन कपड़ों को उसने अभी तक उतारा नहीं था। वो बोला कि आज मैंने कोर्ट के पास कुछ लोगों की हजामत बनाकर 1 रुपया कमाया है। उसके बोलने से मालूम पड़ रहा था जैसे वो शहर गया था। बोला कि मैंने 1 रुपया कमाया है और मैं और भी कमा सकता था अगर हुकुमचंद की गाड़ी ना आ जाती। हुकुमचंद वो जो उसे शहर लेके जाता था अपने टेम्पो में। मेरे वापस लौटने का टाइम हो गया, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कमा पाया। लेकिन अब तुम देखो मैं इन बेवकूफों को कैसा मजा चखाता हूं। ये किनकी बात कर रहा था? उस साहूकार की, उस जमींदार की और उस पंडित की, जिन लोगों ने इसकी बेइज्जती की थी, जिन्होंने इसे सुअर बोला था। वो बोला, अब मैं इनमें से एक की भी हजामत बनाने नहीं जाऊंगा, बल्कि एक जापानी साइकिल खरीदूंगा और उसे खुद चलाऊंगा, खुद चलाना सीखूंगा, और उसी साइकिल से शहर कमाने जाऊंगा और अपनी मर्जी से वापस आऊंगा। साइकिल थोड़ी महंगी है, 5 रुपए की है, लेकिन मैं खरीद लूंगा। नहीं कमाना अब इस गांव में जहां बेइज्जती होती है। शहर में अच्छी कमाई है। मैं भी एक्साइटेड हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर वो साइकिल खरीदेगा तो मुझे भी चलाने का मौका मिलेगा। तो मैंने कहा, वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों, साइकिल उस जमाने में एक ऐसी चीज होती थी जो सिर्फ एलीट क्लास लोगों के पास में होती थी, और वो कमाता था तो उसके पास हक भी था कि वो खरीद सके। वो बोला कि 2-4 दिन और रुक जा, बहुत मजा आने वाला है। वो किस मजे की बात कर रहा था मुझे नहीं पता था। वो बस इतना बोला कि ऐसा मजा आएगा कि तुझे बहुत हंसी आएगी। मैंने पूछा, आखिर होने क्या वाला है, अभी बता दे। लेकिन वो बोला, नहीं, उस काम के लिए अभी 2-4 दिन लगेंगे, रुक 2-4 दिन। अब चंदू ने फटाफट साइकिल खरीदी और बड़े बाजार में वो साइकिल सीखने लगा, और मैं उसकी मदद करने लगा। वो बोला, इस साइकिल को पकड़, मैं चढ़ता हूं और चलाने की कोशिश करता हूं। मैं बोला, ऐसे थोड़ी चलती है साइकिल, पहले कैंची सीख, कैंची साइकिल चला, फिर उसके बाद में पूरा बैठ के चलाना। कि अचानक मुझसे गलती हो गई, मैं उसकी साइकिल को छोड़ दिया और वो और उसकी साइकिल दोनों नीचे गिर पड़े। तभी वहां पर साहूकार की दुकान पर खड़े लोग और कुछ किसान हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। साहूकार बोला, अच्छा हुआ तेरे साथ, सुअर, तू ऐसे ही हड्डियां तोड़वा कर मरेगा। अब वो गिरा तो इसमें उसकी गलती नहीं थी, मेरी गलती थी। मुझे लग रहा था जैसे चंदू अब मुझे सुनाएगा, लेकिन वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और इतना ही बोला कि देखते हैं आखिरी हंसी कौन हंसेगा, ये लोग हंसेंगे या मैं हंसूंगा। कितना कॉन्फिडेंट था भाई वो, मैं बता नहीं सकता कितना कॉन्फिडेंट था। और ऐसे ही प्रैक्टिस करते 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 वो पैडल मारता मारता सीख गया। चंदू साइकिल चलाना सीख गया, वो सीख गया साइकिल चलाना, और मैं पीछे से चिल्लाता रहा, शाबाश शाबाश शाबाश। और उस वक्त मैं 3-4 दिन के लिए गांव से बाहर चला गया था, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे ले गए थे। जब मैं वापस आया तो देखा वो एकदम परफेक्ट हो गया था साइकिल चलाने में। और 3-4 दिन बाद में एक ऐसी चीज हुई जिससे पूरे गांव में हंसी छूटने लगी। क्या हो गया था कि पूरे गांव के सारे पैसे वाले लोग, उन सब की दाढ़ी और बाल किसी जानवर की तरह बड़े हो गए थे, जिनको कोई काटने वाला नहीं था। सारे क्लीन शेव रखते थे, इसलिए दाढ़ी नहीं बनने से जानवर की तरह लग रहे थे। और खुद से तो इन लोगों को शेविंग बनानी आती नहीं थी। चंदू भी इन सब का मजाक बना रहा था। और अब ये अफवाह चारों तरफ फैल गई थी कि किसी नाई के लड़के ने फलाने गांव में हड़ताल कर दी है और शहर जाकर अच्छा पैसा कमा रहा है। गांव के सारे पैसे वाले लोग चंदू की मां को धमकियां देने लगे कि भेजो उसे दाढ़ी काटने के लिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो डरने वाली औरत नहीं थी, मैंने आपको बताया, झगड़ालू औरत थी।
अब उन लोगों के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, चंदू तो अब उनके पास में वापस आने वाला नहीं था, तो उन्होंने दूसरे गांव से एक दूसरा नाई बुलवाया और उस नाई को वो ज्यादा पैसे देते थे, जितने चंदू को देते थे उससे 5 गुना ज्यादा महंगा पड़ने लगा उसे वो उन लोगों को वो नया नाई। वहां चंदू ने शहर में अपनी खुद की दुकान कर ली और साथ में बहुत सारे नाई लड़कों को अपने साथ काम पर लगा लिया, जो जगह जगह जाकर साहूकारों के, जमींदारों के, पंडितों के बाल काटते थे। और उन लोगों को कहा कि अब हम लोग उन लोगों के बाल काटने नहीं जाएंगे उन लोगों के पास में, बल्कि वो लोग हमारे पास आएंगे। अब हमें मुल्कराज आनंद ऐसा बोलते हैं कि ये भारत की पहली ट्रेड यूनियन थी जिसे एक नाई के बेटे ने बनाया था। लेकिन मैं जानता हूं कि आजाद भारत के निर्माता में से कोई भी उस नाई के बेटे को क्रेडिट नहीं देगा जिसने इतना बड़ा काम कर दिखाया था। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।